रमाकांत भैया, सर्वप्रथम विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए तत्पश्चात आज जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग आज इस जगह पर एकत्रित हुए हैं, सम्राट अशोक महान, विश्व के प्रथम ऐसे राजा जिनको महान की उपाधि दी गई, मैं उनको नमन करता हूं। तत्पश्चात विश्व के ऐसे एक राजा चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन करता हूं। और इसी के ही साथ शोषित वंचित जो हमारे समाज के लोग हैं, जो भी महापुरुष हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज 5 तारीख को सम्राट अशोक जयंती, अशोक महान की जयंती है, जिसे अशोकाष्टमी भी हम लोग कहते हैं। सम्राट अशोक महान, इनको महान की उपाधि दी गई। इतना बड़ा साम्राज्य होने के नाते चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व में चक्रवर्ती सम्राट हमारे मौर्य वंश के ही हुआ है, और किसी वंश में चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुए हैं। फिर भी लोग, अभी विनोद ने बताया था कि लोग बहुत छोटे छोटे, यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनका एक जिला भी पूरा राज्य नहीं हुआ करता था, वो भी अपने महापुरुषों, अपने राजाओं की जयंती में 2-2 हजार की लोग की भीड़ होती है और उसके साथ जयंती मनाते हैं। और हम भी उस मंच पर होते हैं, हम आप भी उस मंच पर होते हैं। लेकिन आज जब हमारे ही दादा परदादाओं की जयंती है तो हम घरों में बैठे हुए हैं। इसको निकालना है, और ऐसे तो कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली बात युवाओं की नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मास्टर साहब भी हमारे साथ बैठे, कई बार इस पर बात हुई है कि जो समाज एक राजा हुआ करता था, जो समाज एक पूरा साम्राज्य चलाता था, 400 वर्षों का राज किया मौर्य साम्राज्य, उसकी तलवार को धीरे धीरे घिस करके लोगों ने खुरपी में परिवर्तित कर दिया है। आपकी उसी तलवार को घिस कर खुरपी में परिवर्तित कर दिया गया है, और जब तक आप अपनी उस वापस खुरपी को तलवार नहीं समझ लोगे, तब तक आप दोबारा राज्य करने को कभी नहीं पाओगे। और उस खुरपी को तलवार में बदलने के लिए अब नई तलवार नहीं खरीदनी है, पहले तो ये पेन खरीदनी। सबसे पहले हमारे समाज के लोग, मैं बहुत ज़्यादा इतिहास पे बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इतिहास पे बातें करने के लिए हमारे बीच में रमाकांत भैया हैं, ललित भैया हैं। इन लोगों से कभी बैठिए, ये लोग आपको इतिहास की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि इतिहास में जो हो चुका है उस पर जाने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि हमारे समाज में अधिकतर निर्धन लोग रहते हैं। हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, हमारे पास धन और दौलत नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है हमारी खेती। लेकिन आज हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अब हमारा समाज धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कमजोर तबके से आते हैं, तब हम क्या है कि हमारी स्थितियां विपरीत थी। लेकिन अब आप लोगों के पास कुछ है, और जरूरी नहीं कि सब गरीब है, सब निर्धन है। जो धनवान है, जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, अगर आप अपनी ग्राम सभा में हैं और आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति है, आपकी बिरादरी का है, आपसे नीचे तबके का है, और उसकी स्थिति नहीं है कि वो शिक्षित हो सके, तो आपका एकमात्र कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को शिक्षित, उस पूरे परिवार को शिक्षित बनाने का कार्य करें। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ नहीं पाएंगे। आज ये जो सरकार चल रही है, शिक्षा व्यवस्था को फिर से बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत महंगाई पर ले जा रही है। और जब शिक्षा व्यवस्था महंगी होगी, शिक्षा हमसे दूर होगी, तब हम कभी लड़ सकते ही नहीं है। क्योंकि आज वो लड़ाई नहीं रही जो हमारे दादा परदादाओं ने तलवार से की थी। आज हम लड़ सकते हैं तो पेन के ताकत पर लड़ सकते हैं, हम तलवार से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि तलवार पर लड़ेंगे तो सिस्टम भी उनका है और पूरा सिस्टम का साथ भी उन्हीं का है। आप पहले दिन में जेल के अंदर होंगे, तो इस वजह से अपनी पेन उठाइए। और ये जो लोग हैं, गरीब
तबका है, मजदूर तबका है। तो ये करते क्या है, पूरा दिन दूसरों के यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को 300 रुपये मिलता है और कुछ 60, 65, 70 रुपये वाला कुछ चलता है। हम बहुत अच्छे से नहीं कह पाएंगे, लेकिन 60, 65, 70 का कुछ चलता है। जब 300 रुपये शाम की दिहाड़ी मिलती है तो 70 रुपये वहाँ चला जाता है और उस 70 के बाद अपने ही घर पर जाकर अपने ही बीवी बच्चों पर हम हाथ पैर चलाते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, जब हम होश में आते हैं तो हम दोष देते हैं कि अरे हम तो ठहरे मुराई, हमार का भला हुई। कौन कहता है आप शोषित हैं? कौन कहता है आप वंचित हैं? कौन कहता है आप दलित हैं? आप खुद कहते हैं हम दलित हैं। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान लिख के दिया है, उनको भी एक वोट का अधिकार है और आपको भी एक वोट का अधिकार है। तो अरे अपने वोट की ताकत को दीजिए ना, अपना ही संविधान बनाइए ना। संविधान आपका, देश आपका और सब कुछ आपका, लेकिन फिर भी दलित कौन? आप। शोषित कौन? आप। वंचित कौन? आप। क्यों? क्योंकि आपने अपना अधिकार समझा ही नहीं आज तक, आपने अपने आप को जाना ही नहीं आज तक। आप तो आज भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फलाने लंबरदार के यहाँ पहुंच जाते हैं, धमाके फलाने के यहाँ पहुंच जाते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप उन्हीं के चरणों में जाके पड़े होते हैं, हे साहेब बताओ क्या करी, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या कहते हैं, कर मुरेवा खेत है तोरे? हाँ साहेब 1 बीघा है, ले 50,000 जा अपन दिक्कत दूर कर। और फिर 50,000 लेके वो खेत भी चला गया। अब तो खेतों नहीं बचा और रुपयों खत्म हो गए, तो क्या होगा? आप खुद दलित बने, खुद शोषित बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको इतना बड़ा संविधान दे दिया, पूरे विश्व का सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत देश का है, जो 2 साल 11 महीने में लिखा गया। सारी बातें आपके लिए लिखी गई हैं। SC ST OBC ये अगर एक हो जाए तो कोई ताकत नहीं है पूरे विश्व में जो हमें फिर से सरकार बनाने पर एकदम हम दिल्ली की कुर्सी पर बैठे होंगे। एक बार बहन जी की सरकार बनने वाली थी, अगर जिस तरीके से बसपा चल रही थी उसी तरीके से चलती रहती तो आने वाले 5 वर्षों में बसपा सुप्रीमो मायावती जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठी होती। लेकिन क्या हुआ, वहां भी एक आदमी आया था। सब लोग शायद जानते होंगे, जो पढ़े लिखे हैं या जो समाज में बैठते हैं वो जानते होंगे। एक व्यक्ति आया और पूरी बसपा खत्म हो गई। उसने धीरे 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 करके सारे पिलर तोड़ दिए, सारे पिलर तोड़ दिए। चाहे वो रामचंद्र राजभर जी रहे हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी रहे हो, सभी आज पार्टी से बाहर गए और पूरी पार्टी धरातल पर आ गई। आज उसके पास एक भी सीट नहीं है। क्यों? क्योंकि वही एक आदमी आया और आपको खत्म कर दिया। आज दिन वो है कि आप पढ़ो लिखो और उस आदमी के बीच में बैठो। हमारे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम उनके बीच में नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग है। उन्होंने आपके बीच में रह करके आपको काटा है। आपको सीखना ये है कि हम उनके बीच में रह करके उनको कैसे काट सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हराने के लिए उसी के दिमाग से चलना पड़ता है। एक समय वो व्यवस्था पूर्ण रूप से ब्राह्मण व्यवस्था जो कही थी, वो आपको नष्ट करने के लिए एक आदमी है और पूरा नष्ट कर दिया। और आप इतने सारे लोग हो, उनके साथ उठो बैठो बातचीत करो, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने पूर्वजों की कही गई बातों को भूलना भी नहीं है। सम्राट अशोक ने कहा था, हमारे बच्चे हमारे प्रपुत्रों महास्थिवर बनो या फिर शासक बनो। तो शासक बनने के लिए आपको क्या करना है? कुछ लोग राजनीति से भी दूर होंगे, कहते होंगे हमको राजनीति नहीं करनी, बहुत गंदी चीज है। जिस दिन राजनीति छोड़ देंगे उस दिन आप जमीन पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे घर पे हम अगर सुबह उठते हैं तो उसमें भी राजनीति होती। सुबह से उठ करके पूरे दिन में आप राजनीति का ही हिस्सा होते। आप वोट करने जाते हैं, आप अपनों को देख करके वोट करिए, अपने लोगों के लिए वोट करिए। आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों उनसे दूर जा रहे हैं? तो हमारी बातें
आपको हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगती है कि अरे क्या बता रहे हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ ना बैठो, और उसके बाद अपने आप को दलित भी नहीं मानना है। अरे हमारा तो जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो तो हम अपने आप को वापस क्षत्रिय लिखना शुरू कर दें, क्योंकि मौर्य वंश एक समय क्षत्रिय ही था। हिंदू धर्म ग्रंथ छोड़ दीजिए तो आज भी आप सब जगह क्षत्रिय कहलाते हैं। 400 साल राज करने वाला एकमात्र क्षत्रिय कौन है? मौर्य वंश है। तो क्यों हम दबे कुचले में अपने आप को? मैं तो नहीं मानता। हमसे एक बार हमने जाति प्रमाण पत्र भरा तो इत्तेफाक से लेखपाल साहब भी मौर्य थे, लेकिन उन्होंने मेरा जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया। कहा कि इसमें मुराई लिखिए, नहीं तो होगा नहीं। हमने कहा मुराई है ये नहीं, हम कैसे लिखते भाई मुराई? कहीं न रे हम भी हैं। अरे हमने कहा आप होंगे, हम मुराई नहीं। और तब तक हमारे पिताजी को पता चला, जो कि आज के समय में इतने समय बनते हैं, वो उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन ही छोड़ दिया, पूरा जीवन छोड़ करके वो आज सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा जरा लेखपाल साहब को बुलाओ। उनको कहा यार तुम अपने आदमी होकर के तुम मौर्य पे साइन नहीं कर रहे हो, और उसी जगह दूसरा जाति प्रमाण पत्र गौरीगंज जिले में ही दूसरे ब्लॉक का था, वो मैंने लाके दिया। मुस्लिम थे वो, उन्होंने मौर्य पे साइन किया था। मैंने दोनों को नत्थी किया और डीएम साहब को लगा करके, और उसके बाद मुख्यमंत्री ऑफिस के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। 2 दिन बाद लेखपाल साहब ने कहा भैया आप भर दो, हम मौर्य पे साइन कर दें। हमने कहा या तो वहां से कॉलम हट जाए और या तो आप मौर्य पे साइन करें। तो हमारे जाति प्रमाण पत्र में भी हमने मौर्य लिखा है। तो आप अपने आप को दलित मानते हो तो ये आपकी अपनी खुद की विचारधारा है, खुद को आप पीछे ले जा रहे हो। तो इस वजह से ये मेरी एक आपसे निवेदन है मेरा कि आज से अपने आप को दलित मानना बंद करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। और अगर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार से दिक्कत लगे तो एक बार मेरा नंबर डायल करना, मुझसे जो भरसक प्रयास हो पाएगा मैं स्वयं आकर के और पूरी टीम से संपर्क करके आपके गांव में, आपके मोहल्ले में उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करूंगा जो शिक्षित नहीं। मैं शिक्षा के बारे में बात करूंगा। आप लोग हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए, तभी हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। मैं इन बातों को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। आप लोग बहुत देर से बैठे